यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल जैसे कि आप सभी लोगों के लिए लगातार यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को अपलोड किया जाए और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को वहाँ पे रखा जाए, चाहे वो कंसेप्चुअल हो चाहे न्यूमेरिकल बेस हो, मीन्स जो एग्ज़ाम में आने वाले हों। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरे लेक्चर्स को देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। पहले स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, देन उसके बाद से अगर आपको कहीं पर डिफ़िकल्टी हो देन आप अपना उसका सॉल्यूशन देखिएगा और अपने आंसर को ज़रूर चेक कीजिएगा। जैसे कि फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा था कि सर स्क्रीनिंग में हम क्या करें। तो स्क्रीनिंग से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी समय है। जैसे आज मैं डेट बोलूं तो हमारा 1 अक्टूबर है और स्क्रीनिंग है अप्रैल में। तो हमारे पास लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगभग 6 महीना है। तो हम आसानी से सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। आप सिलेबस को प्रिंट आउट कराइए और उसके अकॉर्डिंग लगातार पढ़ते रहिए, सिलेबस को कवर कीजिए। बस सिलेबस कवर करना बहुत आसान है। और फिजिक्स वालों के लिए तो मैं कहूँगा जो उसमें 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स से है, आप उसमें 20 में से 20 गेन कर सकते हैं। बीएड वाला जो हमारा पोर्शन है पेडागोजी 40, मेरे उसमें 37 मार्क्स थे, तो आप लोग भी ऐसे ही मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। आप 40 से 40 भी गेन कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया, मैंने परसों ही अपना एक लेक्चर उसमें जो मेरे नोट्स थे पेडागोजी के राधा कृष्णन आयोग पे वो अपलोड किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताइएगा, मैं आगे के फर्दर अपने नोट्स भी अपलोड करते रहूँगा। तो आप लोग सब मोटिवेट रहिए और ये सोचिए कि मेरे को केवल एक पोस्ट चाहिए, आपके लिए एक वैकेंसी है। बी मोटिवेटेड और कंटिन्यूस पढ़िए, रेगुलरिटी दीजिए। मेरा एक ही कहना है, बस रेगुलर स्टडी कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, मोटिवेटेड रहिए। जहां डिमोटिवेशन आए उसको नेग्लेक्ट कीजिए। सोचिए कि मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा या करूंगी, मुझे केवल एक पोस्ट चाहिए। तो इसी के साथ सिलेबस में मैं पहले कवर कर चुका हूं साहब, बायो सेवार्ट लॉ, उसके एप्लीकेशन, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सब मैं कवर कर चुका हूं उसमें। अब हम आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके एप्लीकेशंस पे। डायरेक्ट यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा सर, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा आप लोगों के सामने, हम इसके रिजल्ट को रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है, आप लोगों को सीधे इसका स्टेटमेंट पहले पता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप सभी को पता है, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स इन फ्री स्पेस, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस की बात कर रहा है। और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स मीन्स द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द नेट करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहा है, अराउंड एनी क्लोज पाथ क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स नेट करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। आप सभी लेक्चरर प्रतिभागियों को बहुत अच्छे से आता है। अब इसमें देखिए मेन चीज ये देखिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा है, मान लीजिए कहीं पर एक वायर है, उसमें करंट ऐसे जा रहा है। जनरली हमारे पास मिलिए अगर वायर ऐसे है, ये आई है, करंट है, तो इसके लिए एम्पीरियन लूप खींचो, कहता है 1 डायमेंशनल एम्पीरियन लूप होना चाहिए, मीन्स लाइन के अलोंग। तो जैसे हम गॉस एप्लीकेशन में 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस खींचते हैं ना, यहाँ 1 डायमेंशनल एम्पीरियन लूप होता है। वो कोई हम लाइन में ऐसे बना लेते हैं, कोई वायर, ठीक है, सर्कुलर लूप। तो अगर ये वायर में करंट जा रही तो एम्पीरियन लूप भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप सबको पता है, हम एक एम्पीरियन लूप एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए जो एम्पीरियन लूप आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वायर का जब हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकालते हैं तो क्या होता है, जो एम्पीरियन लूप है उसकी डायरेक्शन देखिए क्या है। जैसे ये लूप है ना, ये हम इसके अलोंग देखिए, अगर एम्पीरियन लूप ऐसे देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूँ, ये वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, अगर ये वाला पॉइंट है इधर इधर, यानी कि इसके सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जो एम्पीरियन लूप है वो भी हमने वैसे ही खींचा, तो उसका जो अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए पहले। लूप तो ऐसे आया सर्कुलर, ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लूप के टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, लूप के टेंजेंशियल। और उसमें हम बात करते हैं, सपोज मान लीजिए डीएल भी यही है,
ये एम्पीरियन लूप का मैंने डीएल दे दिया ना, छोटा सा एलिमेंट जो हम लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगा ऐसे, ठीक है। तो क्या कहता है, इस लाइन के अलोंग इसका इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट। इस समय इस लूप के अंदर एक ही करंट है, तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, केवल ये करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, चाहे मैंने स्मॉल आई लिख दीजिए, जल्दी से देखिए। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, लाइन के अलोंग होगा, सरफेस के अलोंग नहीं होगा। ये सर्कुलर लूप की लेंथ ऑफ द वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा इस समय। ये वायर वाला डेरिवेशन भी कर दे रहा हूँ मैं साथ ही, देखिए डी एल भी वही है, ये जो इसमें है ना, जो एम्पीरियन लूप है, इसमें एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं डी एल, समझ गया, एम्पीरियन लूप का छोटा सा पार्ट डीएल लेते हैं, वो डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम बन रही ना, देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही बन रहा है, तो इसलिए कितना हो गया एंगल, कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया सर, यहाँ से बी कॉस जीरो 1, बी को बाहर ले लीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है, डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, मान लीजिए जो पॉइंट जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, ये वायर से आर डिस्टेंस पे था ये पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेते हुए हमको एम्पीरियन लूप खींचना होता है, ठीक है। जैसे हम गॉसियन सरफेस पे क्या करते थे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था उसको लेते हुए गॉसियन सरफेस खींचते थे ना, यहाँ भी मान लीजिए वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट को लेते हुए मैंने एम्पीरियन लूप खींचा, तो डीएल कितना हो जाएगा इसका, जैसे डीएल इतना सा पार्ट है, मान लीजिए मैंने उसकी डायरेक्शन दिखाई है ऊपर को, डीएल है इतना, यहाँ पर डीएल क्या है, मान लीजिए ऐसे है, यहाँ डीएल ये है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, दोनों सेम होंगे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ डीएल ऐसे लिया मैंने, डीएल है छोटा सा पार्ट और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू इससे कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया। ये इनफाइनाइट वायर है, ध्यान दीजिएगा, वायर कैसी है, इनफाइनाइट वायर है और बहुत थिन वायर है, तो कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, बी और आर में ऐसा है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, समझ रहे। लेकिन अभी मैं बात करूंगा कि अगर ये वायर कैसा हो, हॉलो सिलेंडर हो, यानी कि वायर के सरफेस पे केवल करंट जा रहा हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एक आएगा पूरे वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट जा रहा है, मीन्स सॉलिड सिलेंडर के टर्म में वायर हो, ठीक है। तो देखिएगा ये तो ये था। अब कभी एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या हो सकता है सर, मान लीजिए अब मैं ऐसे बना रहा हूं, ये करंट कोई वायर है, उसमें करंट अंदर जा रहा है और उसी में एक और वायर है जिसमें करंट बाहर आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से हो, आर्बिट्रेरी शेप का हो सकता है एम्पीरियन लूप, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, एम्पीरियन लूप में जो यहाँ से हम लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ये इस लूप के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे गॉसियन सरफेस में होता था ना, शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे यहाँ भी डिपेंड नहीं करता है। देखिए सपोज इसमें एक तो करंट अंदर की ओर जा रहा है, मान लीजिए I1, एक करंट बाहर की ओर आ रहा है I2, ये डॉट, दो करंट हैं इसमें, और दोनों ही करंट मान लीजिए बराबर हैं सर, I1 बराबर I2 बराबर क्या है, दोनों ही करंट क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसका एक नियम ये भी बोला जाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप में घूम रहा हूँ, लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमूँ, ध्यान दीजिएगा, तो जो बाहर आने वाली करंट है, बाहर आने वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं और अंदर आने जाने वाली करंट को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूप में घूम रहा हूँ, बाहर आने वाली करंट पॉजिटिव और अंदर जाने वाली करंट निगेटिव लिया जाता है, तो मैं फिलहाल इसको I2 कर दे रहा हूँ, इसको I1 कर दे रहा हूँ, बाहर आने वाली को पॉजिटिव कर दिया और अंदर जाने वाली निगेटिव हम लेते हैं। तो इस समय जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे ऐसे केसेस में, लाइन इंटीग्रल चल रहा है, म्यू नॉट आई नेट, ये बोलता है म्यू नॉट आई नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, तो दोनों ही पहले तो बराबर हैं, जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही अंदर जा रहा है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट करंट जीरो हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो।
अगर यही जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, तो डीएल कहाँ जीरो होगा, आप इसको बी डी एल कॉस जीरो लिखेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड वहीं बन रहा है सपोज। तो डीएल भी कोई लेंथ 2πr अगर प्रॉपर सर्कल है सपोज, तो डीएल का इंटीग्रेशन तो जीरो नहीं होगा, इसलिए किसको जीरो होना पड़ेगा, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। ये वाला जब हमारा ये कंसेप्ट लगता है जब हम टोरॉइड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वहाँ ये लगता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट। अगर दो इक्वल करंट बाहर आ रही हूँ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसमें ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज मान लो कोई तीसरी करंट भी है, ये दो तो बराबर हैं, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, और एक I3 करंट मान लीजिए ये अंदर की ओर जा रही है सपोज, I1 बराबर I2 इक्वल टू I, ठीक है, लेकिन I3 के इक्वल नहीं है, तो ये दो तो कैंसिल कर देंगे, बराबर है, सपोज ये दोनों बराबर है। उस समय कितना हो जाएगा ऐसी कंडीशन में, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट I3 बन जाएगा ऐसे वाले केस में, अगर I1 I2 इक्वल है, ठीक है। तो देखिएगा अब इसके बाद से अब हम इसके थोड़ा सा एप्लीकेशंस पे देखते हैं। एप्लीकेशंस इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पर, डेरिवेशन हम क्लासरूम पे कराते हैं बच्चों को। तो देखिएगा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, पहली मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, यानी कि अनंत लंबाई का कोई स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट वायर, और इनफाइनाइट वायर कैसा है, स्ट्रेट वायर है, ठीक, और हैविंग इनफाइनाइट वायर है, और किस फॉर्म में है वायर, देखिएगा सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। यहाँ से एक ग्राफ आता है, वो ग्राफ ही पूछ लिया था, किस फॉर्म में है वायर, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, हैविंग रेडियस ए, मान लीजिए उसकी रेडियस कितनी है ए। तो सर देखिएगा ऐसे कुछ समझिए, सिलिंड्रिकल फॉर्म में कोई वायर है और इनफाइनाइट वायर है, यानी कि वायर यहीं ख़त्म नहीं होता है, वायर आगे भी जा रहा है, ये ऐसे वायर है, ठीक है। अब इसमें मैं दो कंडीशन लगा रहा हूं, जो करंट है, करंट फ्लोइंग ओनली एट सरफेस, करंट केवल सरफेस पे फॉलो हो रहा है, और सिलिंड्रिकल फॉर्म में है अगर केवल इसके सरफेस पे करंट फ्लो हो। देखिए वायर होगी ना, वायर कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी, वायर अंदर से हॉलो है, वो वायर खोखली है, सरफेस तो उसकी ऐसे लाइन नहीं होगी ना, उसकी सरफेस समझिए जरा सा, ऐसे होगी उसकी सरफेस कर्व, तो उसकी सरफेस में करंट फ्लो हो रहा है, पूरे सरफेस में केवल करंट आ रहा है। आई थिंक आप समझ गए हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म, और उस सिलिंड्रिकल फॉर्म को भी मैं लिख दे रहा हूं और क्लियर, हॉलो सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो। तो सपोज मान लीजिए ये वायर की रेडियस सर ए है, ठीक है। अब मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बात मैं लिख दूं एट इनसाइड पॉइंट, आप अपने नोट्स पर लिखिएगा एट इनसाइड पॉइंट। यहां मान लीजिए वायर के अंदर कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, तो क्या होगा, आर लेस देन ए होगा, मीन्स सर सपोज यहां पर कोई वायर पॉइंट है, ये इसका रेडियस तो ए है ना, इसका रेडियस ए है, यहां पर कोई पॉइंट है, तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब आप इसके अलोंग सर एक एम्पीरियन लूप खींचेंगे, तो एम्पीरियन लूप में कोई करंट है क्या, नहीं कोई करंट है, तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई नेट जीरो, बी डॉट डी एल जीरो, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सर, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए बी इक्वल टू जीरो। अगर वायर सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो, हॉलो सिलिंड्रिकल फॉर्म में, केवल सरफेस पे करंट जा रहा है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो। दूसरा सर मैं आपको बताऊं, अगर दूसरा हो एट आउटसाइड पॉइंट, क्यों, तो सिलेबस ही इतना ज़्यादा है कि हम डेरिवेशन नहीं करा सकते, आप समझ सकते हैं, वो खाली वेस्टेज ऑफ टाइम लेगा। आउटसाइड पॉइंट अगर सर यहाँ कोई पॉइंट हो, अभी ये पहले आर ये था, अब ये है आउटसाइड पॉइंट, सपोज आउटसाइड पॉइंट यहाँ पर है, कोई पी डैश है, ये पी था सपोज। अब आउटसाइड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है सर, वो कितना आता है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिख रहा हूँ, ये आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आता है सर। इस वायर की रेडियस ए है, आर क्या है, सेंटर से, वायर के सेंटर से, या वायर से बोलते हैं हम जनरली उस आउटसाइड पॉइंट की डिस्टेंस, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, जिसको हम बायो सेवार्ट की एप्लीकेशन में भी कर चुके हैं। अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, केवल सरफेस पे करंट है।
तीसरी बात, अब यहां पर कितना होगा सर, इसके यहां पर ये, ठीक है, यहां पे कितना होगा एट सरफेस। तीसरी बात आ जाती है एट सरफेस। सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो सर फॉर्मूला जब हम देखते हैं तो इसी फॉर्मूले में आर की जगह पर ए रख दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो जाएगा। ए क्या है, अब सरफेस पॉइंट ये होगा ना, ये कौन सा पॉइंट है, सरफेस पॉइंट, आप समझ गए। यहाँ पर r इक्वल टू ए, ये था इनसाइड पॉइंट r लेस देन ए, ये आउटसाइड पॉइंट r ग्रेटर देन ए था। तो सरफेस पे कितना बोल दिया मैंने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। कहीं ना कहीं हम 2 पाई r, ये फॉर्मूले दोनों एक ही जैसे हैं, बस इसमें r की जगह पर a आ गया। तो यहाँ से इन तीन फॉर्मूले से जरा एनालिसिस करिए, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। जब आप वायर के यहाँ से सेंटर से यहाँ तक गए, सरफेस तक गए, तो अंदर कोई करंट नहीं है ना, तो यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप सरफेस पे जैसे ही पहुँचे, आपको एकदम से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। फिर उसके बाद से इस फॉर्मूले में आर बढ़ेगा ना, और आर और बढ़ेगा, ये आर आप बाहर जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या कह रहा है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कह रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा सर, सरफेस पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बी मैक्सिमम होता है कहाँ पर, सरफेस पर। इसका ग्राफ पूछ लेगा आपसे, कुछ नहीं, क्वेश्चन में साफ लिखा होगा सर, अ करेंट आई इज फ्लोइंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली फ्लो होगी थ्रू द ओनली थ्रू द सरफेस ऑफ अ कंडक्ट ऑफ अ वायर, वायर के सरफेस से, ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायर, केवल उसके सरफेस से फ्लो हो रहा है। देन द ग्राफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, कहाँ पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है सर कहाँ पे, सरफेस पर ही मैक्सिमम होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अगर वायर की रेडियस कैपिटल आर होती तो सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाता। ग्राफ कैसा बनेगा सर, इसका ग्राफ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यही पूछा जा सकता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस में अगर बी है और एक्स एक्सिस में सर आर है। आर क्या था सर, आर को आप जरा सा समझिए, आर ये था, ये यहाँ से डिस्टेंस। तो हमने क्या देखा, अगर मैं यहाँ पर कुछ ये बना दूँ, सपोज ऐसे, ये मान लीजिए r इक्वल टू ए है, मीन्स आप कहाँ पे पहुँचे, सरफेस पे पहुँचे, r इक्वल टू ए मीन्स सरफेस। ये वाला पोर्शन क्या है, अब ये ओरिजिन है ना, ये पॉइंट O से हम देख रहे हैं, तो ये r लेस देन a है, तो ये कहाँ है, इनसाइड की बात हो रही है सर। और यहाँ जाके अगर इधर कहीं भी देखें तो ये r ग्रेटर देन a है इधर, ये कहाँ है सर, आउटसाइड की बात हो रही है, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट की। तो देखिए सरफेस पर हमको क्या मिला, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड मिला बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और मैक्सिमम मिला, मैंने बी मैक्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा अगर थोड़ा छोटा दिख रहा हो। इससे अंदर यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देखिए यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा एक हिसाब से देखा जाए। अब इसके बाद कैसा हुआ, यहाँ पर मिला, इसके बाद ये कुछ ऐसे डिक्रीज हो गया सर, यहाँ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर बना, यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है, ये आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फॉर्मूला तो हमने लिखा ही है, मीन्स ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, यहाँ कुछ नहीं मिला ना, यहाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड में कोई ग्राफ ही नहीं आएगा, जीरो है। और ये है, कभी कभी आप वो ऐसा करता है, इसको यहाँ ऐसे दिखा देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हैं, तो इसलिए इसको यहाँ शो करेगा ही नहीं, वो इसकी वैल्यू को दिखा रहा होता कि इतना है करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा जब ये वायर कैसा हो आपका, केवल सरफेस पे करंट इसका फ्लो हो रहा हो। अब देखिए सर, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर पूरे क्रॉस सेक्शन पर फ्लो हो रहा हो करंट, मैं तब तक लिख देता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं हेडिंग लिख देता हूं तब तक, इसको पॉज करके। ओके सर, अब आगे देखिएगा, इस बार क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल वायर व्हेन करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। पूरे वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वही आउटसाइड पॉइंट, सरफेस और इनसाइड पॉइंट पे कितना होगा। देखिए पहला वाला केस क्या था, वायर ऐसी थी, अंदर से खोखली वायर थी, उसके केवल सरफेस पे करंट आ रहा था, डायरेक्ट लिखा होगा क्वेश्चन में साहब। इस बार क्या है, करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब जो वायर है ना, वो उसके अंदर भी पतले पतले बहुत सारे वायर हैं,
उसके पूरे क्रॉस सेक्शन, अगर ए रेडियस है तो पाई ए स्क्वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन में, पूरे वायर में, नीचे से पूरे रीजन में करंट आ रहा है। अब ऐसे समझिए कुछ, यहां पे मैं बना रहा हूं, देखिए वायर तो वही इनफाइनाइट है, ऐसे डायग्राम बना देता हूं, वायर ये जो है पूरी इनफाइनाइट है, ये पूरी इनफाइनाइट वायर जा रही है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। अब ये वायर पहले अंदर खोखली थी, केवल बाहर से करंट जा रहा था सरफेस पे, अब क्या है, अंदर खोखली नहीं है, अंदर भी बहुत सारे पतले पतले वायर होंगे इसमें। आप ऐसे समझिए, ये आपने देखे ना वायर में बहुत सारे पतले पतले वायर हैं, सपोज ये कुछ इस तरीके से आप एज्यूम करिए, इन सब में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आई करंट आ रहा है। शायद आपको फील आ गया होगा, फील लेना बहुत जरूरी है। पूरे क्रॉस सेक्शन, अगर इसकी रेडियस सर पाई ए, अगर इसकी रेडियस है, सपोज ए रेडियस है, तो करंट कितने में जा रहा है, पाई ए स्क्वायर। पहली बात मैं बता दूं, आउटसाइड पॉइंट को क्लियर कर दूं, यहां इसके सेंटर से मान लीजिए ओ सेंटर है, यहां कोई पॉइंट है आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट पे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है जो हॉलो सिलेंडर का था। तो आउटसाइड पे देखिए, इसका रिजल्ट यहां लिख दे रहा हूं, आउटसाइड पॉइंट पर ये फॉर्मूला वही आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही होता है सर, जो भी हमने पहले पढ़ा था, याद रखना। अगर इससे डिस्टेंस आर लेंगे हम हमेशा, ठीक है सर। अगर ये सरफेस पे आ जाता है सर पॉइंट यहाँ पे, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, अगर कोई पी डैश पॉइंट है या क्यू पॉइंट है, सपोज ये अगर सरफेस पे है, तो ये आर घट के कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो सर एट सरफेस पर ये होता है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, आर ए के बराबर हो गया। अब सर देखिए एट इनसाइड पॉइंट, अगर कोई पॉइंट इनसाइड यहां पर हो, समझ रहे, तो क्या वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि तो अब अंदर करंट है, पहले अंदर कोई करंट नहीं था, खोखला था वायर अंदर से, अब अंदर करंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे कितना होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसको मैं जरा सा आपको, जैसे हम क्लासरूम में बच्चों को निकाल के बताते हैं, उसको जरा सा बता देता हूं आपको, ठीक है। तो अंदर ये मान लीजिए इनमें वायर में करंट जा रहा है, यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं सर, समझना, यहां पे पॉइंट ले रहा हूं, ये ओ है सेंटर, थोड़ा आपको लाइन से दिखेगा नहीं, तो इस पॉइंट पी पर अगर चाहिए तो यहां एक मैं एम्पीरियन लूप खींचूंगा, ये जो खींच रहा हूं मैं एम्पीरियन लूप खींच रहा हूं, इसको समझिए। आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों को समझाना थोड़ा टफ होता है, आप इजीली समझ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसी के टेंजेंशियल होगा। अगर यहां पे डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में होंगे सर, टेंजेंशियल होगा ना, डीएल तो छोटा सा होता है, डीएल की डायरेक्शन में, डीएल छोटा सा, देखो वायर ये है, पॉइंट इनसाइड भी आ जाए, डीएल मैग्नेटिक फील्ड, एंगल तो जीरो बनेगा। लेकिन पूरे वायर में आई करंट था, तो क्या इतने रीजन में सर आई करंट होगा, अब नहीं होगा ना, इतने रीजन में कुछ करंट कम हो जाएगा, कितना होगा उससे समझिए। मैं इनसाइड पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, देखिए करंट इज यूनिफॉर्मली फ्लोइंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर। तो मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए करंट इन पाई ए स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर रीजन में कितना करंट है, आई रीजन है, आई करंट है। करंट इन यूनिट एरिया, या मींस 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर यूनिट में कितना करंट हो जाएगा सर, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। इतना तो आप समझ रहे होंगे, पाई ए स्क्वायर में आई करंट है, तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये मेरा आर है, ये क्या है आर, और आर क्या है सर, लेस देन ए है, रेडियस ए से कम है। तो करंट इनक्लोज्ड बाय लूप, करंट इनक्लोज्ड बाय, मैं ऐसा लिख देता हूं सर, एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप कितना करंट इनक्लोज करेगा, देखिए एम्पीर यूनिट एरिया का करंट पता चल गया ना, आई अपॉन पाई स्क्वायर। एम्पीरियन लूप का एरिया निकाल दो, एम्पीरियन लूप के लिए जो पॉइंट पी है वो उसकी रेडियस भी आर ही हो जाएगी, एम्पीरियन लूप के लिए रेडियस आर, तो सर एम्पीरियन लूप का एरिया कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर यूनिट एरिया में आई अपॉन पाई स्क्वायर है, तो एम्पीरियन लूप कितना एरिया कर रहा है, करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। ये अगर मैं आपको और समझाने के लिए लिख दूं, करंट इन पाई आर स्क्वायर रीजन, ये अब तो क्लियर हो गया होगा। ये वाला पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, यूनिट में इतना है, तो पाई आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, जो आपका पाई आर स्क्वायर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूनिट से, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। समझिए जरा सा, पाई से पाई कटा सर,
तो कितना आ गया आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये करंट है यार, करंट इन पाई आर स्क्वायर रीजन या एम्पीरियन लूप, इसको सर मैं नाम दे देता हूं आई डैश। समझ रहे होंगे आप, आई डैश यानी कि इस रीजन में कितना करंट निकाला मैंने, यूनिटरी मेथड लगाई, उससे आई डैश बराबर आई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब लगा दो एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है सर, क्यों तो हमको सब डायरेक्ट हम रट भी नहीं सकते ना, थोड़ा तो समझना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डैश हो जाएगा इस बार, क्यों तो एम्पीरियन लूप में आई डैश करंट माना मैंने। ठीक, तो बहुत ही सिंपल, ये तो आपके लाइन इंटीग्रल चल रहा है, बी डी एल कॉस जीरो बनेगा, पहले ही समझा चुका हूँ, डी एल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जीरो। सर म्यू नॉट आई डैश की जगह पर आप क्या लिख दीजिए, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यही तो है सर, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रख दिया मैंने। बी डी एल कॉस जीरो क्या बनेगा, बी इंटू डी एल बनेगा सर, बी को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ डी एल है ना इसके अलोंगे, तो आर रेडियस है तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सर्कुलर एम्पीरियन लूप है तो बी इंटू टू पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, बी इक्वल टू, ये आर नीचे चले जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आर नीचे गया ना, ये आर नीचे गया तो आर ने उसके स्क्वायर को उड़ा दिया, तो ये वाला फॉर्मूला आया है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई। नमस्कार सर। जी जी ओके, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए माफी चाहते हैं। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई ए स्क्वायर। तो यहां से देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, उस रीजन पूरे वायर का करंट है या आई, यहां पर अब आई डैश नहीं है। देखिए जो आप, अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया इस फॉर्मूले से, फॉर्मूले इसलिए याद रखने क्यों तो इनसाइड पॉइंट पर पूछ देगा वो, समझ रहे हैं, इसलिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आई यहाँ पर आई डैश नहीं है, अंदर का पूरे वायर का करंट है, सपोज 5 एम्पियर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द क्रॉस सेक्शन। 2 पाई ए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, आर जिस डिस्टेंस पर, कितनी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, वायर का रेडियस है मान लीजिए सपोज उसने दे दिया 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर दे दिया, सपोज सिलिंड्रिकल वायर है, या 1 सेंटीमीटर दे दिया, उससे 0.5 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो आर क्या जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब सर यहां से देखिए, यहां से बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। इसको देखिए, वायर के अंदर अगर इस पॉइंट पर है, आर कहां से है, सेंटर से, कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम, जैसे जैसे आर बढ़ेगा सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक आर बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, सेंटर से सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है सर, लीनियरली इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा सीधा ग्राफ बनेगा वो मैं बताऊंगा। तो ये आ जाएगा सेंटर से सरफेस तक, वायर के सेंटर से या इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड वेरीज, कैसे, लीनियरली वेरीज करता है, लीनियरली इंक्रीजेज। ठीक है, दूसरा देखिए सर, अगर R जो है टेंस टू जीरो हो जाए, अगर R आप घटा के जीरो की ओर ले आए, अगर R टेंस टू जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं बोल दूं एट द सेंटर ऑफ द वायर, यहां से देखिए एक इंपॉर्टेंट, ये कहां था, ये तो B इनसाइड था। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले से देखिए, इफ R टेंस टू जीरो तो बी सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, किसी वायर जो कि आपके पूरे क्रॉस सेक्शन जिसका रेडियस ए है, ए वायर हैविंग रेडियस ए एंड करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट अलोंग एक्सिस, इसके एक्सिस के अलोंग पूरे सेंटर पॉइंट, कहीं पर भी अगर सेंटर पॉइंट हो तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाकी ऑप्शन भी होंगे, एक जीरो होगा, तो सर उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये रिजल्ट आप याद रखिए। तो इनसाइड पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, ये आ गया सर म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों में कंपेरिजन करिए सर, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ होगी इन तीनों में। जब आप देखेंगे तो सबसे अगर R को A के बराबर रख दें इसमें, इससे हम सब निकाल सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले में आप R को A के बराबर रख दो, इस वाले से भी R अगर यहां से बढ़ रहा है ना, R यहां से बढ़ रहा है, R को A के बराबर रखो,
तो r जब a के बराबर हो जाएगा तो a से स्क्वायर कटेगा, तो यही तो आ जाएगा सरफेस वाला। थोड़ा सा दिमाग को उसको देखिए, उसको एनालिसिस करिए आप लोग, तो सरफेस वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आ रहा है, आगे तो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है सरफेस तक, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कहां पर है, और मैक्सिमम कहां पर है, सरफेस पर। तो सर इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। ये ग्राफ ही आपसे पूछ लिया जाएगा, सबसे मेन यहां पर ग्राफ है। तो अब इस समय आप देखेंगे सर तो कैसे बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा आर है, ठीक है। वही 3 पॉइंट ले लेते हैं सर। ये था, मान लीजिए आर बराबर ए, ये आर इक्वल टू ए है, सरफेस है, ठीक है। ये आर लेस देन ए है, ये कहाँ की बात हो रही है, इनसाइड। यहाँ रीजन है आर ग्रेटर देन ए, ये कहाँ है सर, आउटसाइड। आर इक्वल टू ए सर कौन सा पॉइंट है सर, सरफेस पॉइंट है। तो साहब देखिए सरफेस पर तो मैक्सिमम था, तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड ये ड्रॉ कर दिया सपोज मैंने। उस वाले केस में भी अगर उसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैंने शायद डॉटेड लाइन डाल दी थी, उस लाइन को आप डार्क लाइन कर दीजिएगा पहले वाले में, ठीक है। तो सरफेस पर बी मैक्सिमम हुआ, इनसाइड क्या अब जीरो है, अब इनसाइड जीरो नहीं है, मैं बता चुका हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ए स्क्वायर। इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आउटसाइड क्या है 1 अपॉन आर, और सरफेस पर 1, सरफेस पर मैक्सिमम। तो इनसाइड जो रीजन होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करेगा सर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। समझ गए आप, ये कहाँ की बात है, इनसाइड की बात है। आउटसाइड, आउटसाइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड वही बन रहा है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और सेंटर पे कितना है सर, जीरो है, और मैक्सिमम कहाँ पर है, आपके सरफेस पर है। और ग्राफ से हम ये भी कह सकते हैं कि एट सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी पूछ लिया जाता है, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड होता है। और एक और बात की ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ लेता है कि वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। वायर के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या यूनिफॉर्म है, नहीं है, वो वेरी कर रहा है ना लीनियरली, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वायर के आउटसाइड पॉइंट कैसा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट हम कह सकते हैं कि सरफेस पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ से वायर वाला करा। अब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सर, ये फॉर्मूले पर बेस्ड, ये वाला फॉर्मूला हो, ये हो, ये हो, इस पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले पर जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी लेकर के आऊँगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर से। उसमें साथ में डायरेक्शन भी निकालनी होती है, तो डायरेक्शन के लिए मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। करंट की डायरेक्शन में सर थंब को रखेंगे, जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ की ओर 4 अंगुलियाँ रखेंगे, वहाँ से हम इनको कर्ल कर देंगे। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, साउथ टू नॉर्थ। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आगे हम क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और कंसेप्ट भी ऐसे ही क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए सर, लगातार रेगुलर स्टडी करिए। और जैसे मैंने टॉपिक बताया, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप देखेंगे, मैंने अभी 4-5 टॉपिक कवर करे हैं, लेकिन मेरे 14 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली एक लेक्चर में थोड़ा सा अपलोड फेल्ड आ रहा है, उसमें बायो सेवार्ड के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो वो भी शायद मैं उसको देखूंगा कि कैसे अपलोड हो जाए। तो क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस ज़्यादा लेके आ रहा हूँ, एमसीक्यूज वगैरह और न्यूमेरिकल हम आगे भी लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलिनॉइड और टोरॉइड का रिजल्ट। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।